हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री की 11वीं क्लास में मगध साम्राज्य से को पढ़ेंगे और मगध साम्राज्य से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मगध साम्राज्य और ये बहुत शक्तिशाली था। जो हमारा मगध शासन काल है कब से कब तक रहा, तो ये 544 बीसी से लेकर 1805 बीसी तक रहा। और ये इतना शक्तिशाली क्यों था, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। जो ये मगध है, यह गंगा और सोन नदी के तट पर था, तो यहाँ की कृषि बहुत अच्छी होती थी। कृषि अच्छी थी, व्यापार अच्छा था, लोहे का व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छा होता था और कर की प्राप्ति यहाँ पर बहुत अच्छी थी। इस वजह से मगध बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। और वर्तमान स्थिति कहाँ है इसकी, तो यह वर्तमान में बिहार में स्थित है। और जो इसकी बॉर्डर, यह जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यह उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, इन दोनों से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसमें सबसे प्राचीन वंश यानी मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था जिसने शासन किया, तो वह था भद्रथ वंश। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वंश कौन सा है जिसने मगध पर शासन किया, तो आपको आंसर में देना है भद्रथ वंश। अब इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक भद्रथ था। राजधानी गिरिब्रज थी। और जो भद्रथ का बेटा वह कौन था, जरासंध। ये बेसिक चीज़ थी। अब हम ये देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से वंश पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, HSNMSKS, यानी इसकी एक ट्रिक रहेगी कि हाँ सर, सॉरी गाइस, इसकी है हम सब नहीं मानेंगे सर की बात। एस तो लास्ट है, ये आप खुद याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, H से बन जाएगा हार्यक वंश, S से बनेगा शिशुनाग वंश, N से नंद वंश, M से मौर्य वंश, S से शुंग वंश, K से कर्ण वंश और S से सातवाहन वंश। जो हमारा हर्यक वंश है, इसका शासनकाल 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक रहा। अब यहाँ पर देखिए, हर्यक वंश, सबसे पहला वंश हर्यक वंश। इससे जो मैंने पहले पढ़ाया है वो प्राचीन वंश है, पर अगर पूछा जाए पहला कौन सा है तो हर्यक वंश। इसका संस्थापक है बिंबिसार। इसका अन्य नाम भी है, मैम ने नहीं बताया, कह रही थी कि बताऊंगी, फिर नहीं बताया। यहाँ पर देखिए, श्रेणिक यानी किस धर्म का अनुयायी था, तो यह जैन साहित्य में यानी जैन धर्म का अनुयायी था। और पूछा जाता है कि जैन साहित्य में हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रेणिक नाम से जाना जाता है। फिर पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण में हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है, तो क्षेत्रोजस्य के नाम से जाना जाता है। अब मगध पर कितने साल तक इन्होंने शासन किया हर्यक वंश ने, तो यह इन्होंने 52 वर्षों तक किया। राज्य विस्तार की क्या नीति थी इनकी, तो यह विवाह संबंध बनाकर अपना साम्राज्य विस्तार करते थे। और इन्होंने अपना विवाह किस किस से किया था, तो बिंबिसार ने यहाँ पर सबसे पहला विवाह महाकौशला से किया था। महाकौशला नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और इन्होंने, जो हमारे प्रसेनजीत है, इन्होंने इनके विवाह में दहेज में काशी इनको दहेज के रूप में दिया था। क्या दिया था, काशी, बिंबिसार को। दूसरा विवाह इनका चेलना से हुआ, जो लिच्छवनी चेटक की पुत्री थी। फिर तीसरा विवाह क्षेमा से किया, जो कि मृध प्रदेश की राजकुमारी थी। ये मृदी होगा, मध्य प्रदेश नहीं, मृदी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और अंग का उपराज्य राजा किसको बनाया, तो इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। अब जो हर्यक वंश में बिंबिसार था, उसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा। और इसने अंग जीता, ये आपने अभी पढ़ा है। और इनकी कूटनीति क्या थी कि विवाह के मध्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना। फिर इन्होंने, जब ये बीमार हो गए थे, इनको पीलिया हो गया था, तो इन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। तो जीवक ने इनका इलाज किया वहाँ से आने के बाद, और ये बहुत स्वस्थ हो गए। उसके बदले इन्होंने जीवक को बहुत सारा उपहार भी दिया था।
अब यहाँ पर देखिए जो बिंबिसार है इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई यानी राजगीर को। फिर इसने घोषणा की कि इसका बड़ा पुत्र जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम दर्शक था, तो दर्शक को उत्तराधिकारी बनाएगा। ये घोषणा अजातशत्रु ने सुनी। अब अजातशत्रु को जब ये है पता चला कि उसने मुझे छोड़कर मेरे बड़े भाई को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी, तो उसने इससे क्रोधित होकर बिंबिसार की हत्या कर दी। अब हर्यक वंश का दूसरा राजा कौन आया, तो अजातशत्रु आया। बिंबिसार को मारकर यानी अपने पिता को मारकर अजातशत्रु पहला ऐसा राजा बना जो प्रथम पितृहंता बना। यानी प्रथम पितृहंता कौन है, तो अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके उसके शासन को हड़पा लिया। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 492 बीसी से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, एक बार ये देख लीजिए आप। चेलना का पुत्र, इसको चेलना का पुत्र कहा गया। और लिच्छवनी पर विजय प्राप्त की किसने, अजातशत्रु ने कौशल को हराया। और राजा की बेटी से उसकी मतलब कौशल के जो राजा थे उसकी बेटी से विवाह भी किया। प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक किया। अपने पिता बिंबिसार की हत्या भी इसने ही की है। और जब ये शासन में था, मतलब शासन कर रहा था, तो इसने युद्ध इंजन गुलेल का उपयोग करा के वैशाली पर विजय प्राप्त कराई। परंतु जो इसकी माता है, यहाँ पर देखिए माता चेलना या महाकौशला, तो इनमें विवाद है। कोई महाकौशला कहता है और कोई चेलना कहता है। तो सटीकली तो चेलना ही है, पर महाकौशला भी आ जाती है। तो कभी ऑप्शन में चेलना ना हो तो आप सेकंड ऑप्शन में इनको चूज कर सकते हैं। इसी टाइम प्रथम बौद्ध संगति होती है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको ये स्टोरी समझाई है कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच क्या होता है, युद्ध। और जब ये युद्ध होता है तो इसमें विजेता कौन रहता है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु प्रसेनजीत की बेटी जिसका नाम वाजिरा था से विवाह कर लेता है। और प्रसेनजीत इसको दहेज में क्या देता है, काशी। और यहाँ पे देखिए जो अजातशत्रु है ये किस धर्म का अनुयायी था, तो यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसने हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर, पाटलिपुत्र के महत्व को अजातशत्रु ने समझा था। यानी जो हमारा पाटलिपुत्र था इसमें इससे जो अजातशत्रु है इनके बाद एक शासक हुआ है उदयन। पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अजातशत्रु के बाद कौन सा शासन हुआ, उदयन। उदयन के कितने पुत्र थे, तो इसके 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। एक तो था अविरुद्ध, दूसरा था मुंडा और तीसरा था नागदशक। और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर देखिए राजधानी को जो हमारी ये राजधानी है पाटलिपुत्र, तो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया गया। किसने किया था, तो यह उदयन ने किया था। बट कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह आया है कि जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी किसने बनाया, और ऑप्शन में उदयन था ही नहीं, तो ऑप्शन में अजातशत्रु था। तो आपको अजातशत्रु लगाना है अगर ऑप्शन में उदयन ना हो, क्योंकि उदयन से भी पहले जो पाटलिपुत्र का महत्व था वो अजातशत्रु ने समझा था। पर अजातशत्रु अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को राजधानी नहीं बना पाया था। तो जो काम उसने नहीं किया तो इसने उदयन ने कर दिया। पर इसका महत्व सबसे पहले किसने समझा था, तो वो अजातशत्रु ने ही समझा था। तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप उदयन लगाएंगे, अगर ऑप्शन में उदयन नहीं है तो अजातशत्रु लगाएंगे। अब जो ये हमारा अंतिम शासक है नागदशक, तो ये नागदशक अंतिम शासक है। नागदशक का मंत्री कौन था, उसका था शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक का मंत्री था। और इसके मंत्री ने ही नागदशक की मृत्यु कर दी, यानी नागदशक को मार दिया। और उसके बाद उसने अपने नाम से एक वंश बनाया जो कहलाया शिशुनाग वंश, जिसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। अब मैडम ने क्लास 12th में यानी नेक्स्ट क्लास में कराया है, तो देखते हैं। अब यहाँ से हमारी क्लास 12 स्टार्ट हो जाती है और हम यहाँ से पढ़ेंगे शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था, शिशुनाग। यही इसका संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। अवंती पर इसने विजय प्राप्त की
और जब अवंती के लिए इसने युद्ध किया था तो इसने किस राजा से युद्ध किया था, और उस टाइम अवंती का राजा कौन था? राजा चंड प्रद्योत। तो ये था चंड प्रद्योत था, जिसकी हत्या कर इसने अपना अवंती को अपने अंडर में कर लिया। फिर शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन रहा? कालाशोक। कालाशोक में सेकंड बौद्ध संगति हुई थी, और इसका कालाशोक का शासनकाल कितना रहा है? तो 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा। काकवण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कालाशोक को काकवण के नाम से भी जाना जाता है। इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र करी, यानी पहले वैशाली हो गई थी, उसके बाद इसने पुनः पाटलिपुत्र कर दी। और इसके 10 पुत्र थे, 10 में से सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? तो यह महापद्म नंद ने कर दी थी। अब हमारा नंद वंश चलेगा, ठीक है। तो महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। और महापद्म नंद को और किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ पर देखिए। उग्रसेन, एक राट, सर्वशांतर, परशुराम का सेकंड अवतार, और अपरोशुराम, भागर्व। इन नाम से किसको जाना जाता है? महापद्म नंद को, जिसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी। और उसकी जगह पर फिर एक नंद वंश की स्थापना की, किसने? महापद्म नंद ने। तो यहाँ पर देखिए, मगध पर तीसरा शासक नंद वंश का था, ठीक है, जिनका शासनकाल 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा। अब इसके संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी। यह भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता था। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। यह कौन था? अंतिम शासक। इसी के समय में सिकंदर ने अपने शासन काल में 326 ईसा पूर्व के दौरान भारत पर आक्रमण किया। अब सवाल उठता है कि क्या भारत पर पहला विदेशी आक्रमण यही था, या इससे पहले भी किसी ने किया है? तो हाँ, इससे पहले भी कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया है, विदेशी आक्रमण। तो हम पहले थोड़ा ईरानी आक्रमण और सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हैशटैग नोट, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी शासकों ने किया। और वह कौन था? तो वह साइरस। ईरानियों की तरफ से कौन शासक था? साइरस। इसने आक्रमण किया था, और इसका आक्रमण असफल रहा। कब किया था इसने? तो ये 6वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। अब सफल आक्रमण कौन सा था ईरानियों का? तो ईरानी का शासक कौन था? डेरियस फर्स्ट द्वारा सफल आक्रमण किया गया, जिसमें उसने गंधार एवं कंबोज को जीत लिया था। अब क्वेश्चन बनेगा कि ईरानियों का अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो ईरानियों का अंतिम आक्रमण भारत पर वो डेरियस थर्ड ने किया था। और डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें क्योंकि जब ईरानियों का अंतिम आक्रमण है तो इसके बाद कोई ना कोई तो आएगा, तो वह था सिकंदर। अब सिकंदर का और ईरानियों का जो युद्ध था उसको क्या कहा गया? खारवेला, गोगामेला, एरियन का युद्ध कहा गया। इन 3 नामों से जाना जाता है। और इस युद्ध में कौन विजयी रहा? तो सिकंदर विजयी रहा। और ईरानियों का क्या वंश था? ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो यह हकमनी वंश से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर देखिए कि सिकंदर भारत में कैसे आया। तो सिकंदर हिंदुकुश पर्वत, जो हमारा हिंदुकुश पर्वत था, पहले उसको पार करा, फिर उसने सिंधु नदी को पार करा। सिंधु नदी के बाद खैबर दर्रे से निकलकर वह भारत आया। कभी कभी ये क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसी तरीके से आता है, इसको आप याद रखिएगा। तो जब वह भारत आया तो वह किस क्षेत्र में आया? तो भारत के वह तक्षशिला क्षेत्र में आया, जिसका राजा आम्रभिक था। और आम्रभिक जो राजा था वे इतना ठप, लो और बोट था कि इसने कहा सिकंदर को, इसने कुछ नहीं कहा और सिकंदर को भारत में घुसने दिया, रोका नहीं सिकंदर को, ठीक है ना, सिकंदर को रोका नहीं, घुसने दिया, क्योंकि इसने मन से ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अब सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु था। और यहाँ पर देखिए
सिकंदर की पसंदीदा यानी फेवरेट बुक कौन सी थी? तो यह इडियल थी। और इसका फेवरेट घोड़ा कौन सा था? तो यह है बउकेफ्ला। कौन था? बउकेफ्ला इसका घोड़ा था, जो इसके लिए बहुत बहुत फेवरेट था। और इसकी याद में इसने बउफेकला नगर भी बसाया था। अब हम सिकंदर के अकॉर्डिंग उसकी फैमिली आसपास के बारे में जानेंगे। तो सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप सेकंड थे। माता ओलंपिया थी। पत्नी रैक्सोना थी। सिकंदर का उपनाम क्या था? अलेक्जेंडर। भारत में आया और गया, यानी यह भारत में किस टाइम से किस टाइम तक के बीच में रहा? तो यह 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा। लगभग 9 महीने तक यह 19 महीने भारत में रहा। इसका जो थल सेनापति था वह कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति नियाकस। और प्रबंधक कौन था इसका? फिलिप। फिलिप आप कहोगे तो पिता था, तो फिलिप सेकंड पिता थे, ठीक है ना। फिलिप प्रबंधक था। तो यहाँ हमने सिकंदर से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि उस वंश में क्या हुआ था। आपको पता चल गया सिकंदर भारत में कैसे आया था, किस तरीके से। तो जैसे उसने एंट्री ली, अब जैसे सिकंदर आक्रमण कर रहा था, तो अब किसका शासक था यहाँ पर? तो घनानंद का शासक था। सॉरी गाइस, शासन था। अब भारत में घुसने के बाद सिकंदर महान ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की थी भारत में, है ना। पर वो घनानंद के टाइम पर आया था आक्रमण करने के लिए। अपनी सेना मतलब वह पराजित कैसे हुआ? तो वह अपनी सेना से पराजित हुआ, क्योंकि जो इसकी सिकंदर की सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। बिकॉज क्यों मना किया था उन्होंने? तो उनको पता था कि घनानंद इस व्यास नदी से पार घनानंद नाम का एक राजा शासन करता है और वो बहुत शक्तिशाली है। अगर हम उससे लड़े तो हम सभी मारे जाएंगे। तो इसीलिए जो सिकंदर था उसकी सेना ने मना कर दिया व्यास नदी को पार करने के लिए। इसलिए उसको सिकंदर को बहुत नाराजगी पूर्वक जाना पड़ा। अपनी सेना को वह वापस लेकर चला गया। अब जब सिकंदर भारत आ रहा था तो इस बीच एक युद्ध होता है। इसको हाइडेस्पीज का युद्ध कहा गया। और यह कहाँ पर होता है? तो यह झेलम नदी के तट पर होता है। इसको वितिस्ता युद्ध भी कहा जाता है। और यह किसके बीच हुआ था? तो यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। घनानंद के यानी घनानंद से लड़ने से पहले इसका युद्ध हुआ था। ये हाइडेस्पीज का युद्ध किसके साथ? पोरस के साथ हुआ था। और इस युद्ध में कौन हारा था? तो पोरस हार गया था और सिकंदर जीत गया था। पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया था और यह अपने साथ ही ले गया था। फिर कहने लगा सिकंदर पोरस से, अब बता तेरा क्या किया जाए? तो पोरस बोला कि मेरी साथ वही सलूक करो जो आप दूसरों राजा के साथ करते हैं, यानी दूसरे राजा के साथ करते हो। तो यह बात सिकंदर को बहुत अच्छी लगी और सिकंदर ने पोरस की बेटी से शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो रिलेशन बन गया। फिर ये वापस चले गए, फिर ये भारत में नहीं रहे। अब आप कहोगे कि अब अगला वंश कैसे आएगा, क्योंकि ये तो नंदी जो घनानंद है ये तो अंतिम शासक है और अंतिम शासक को कोई ना कोई तो मारेगा ना, जो अगले वंश की स्थापना करेगा। अब एक स्टोरी स्टार्ट होती है चाणक्य की, यानी विष्णुगुप्त। जो चाणक्य थे तो वे एक ब्राह्मण थे जो कि घनानंद के दरबार में एक बार गए थे। तो घनानंद ने उनको कपड़े को लेकर, उनकी व्यवस्था को देखकर, वेशभूषा को देखकर उनको बड़ा अपमान किया। और अपमान करता रहा। जब चंद्रगुप्त को पता चला कि ये मेरा इतना बुरा अपमान कर रहा है तो वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने क्या कहा कि घनानंद देख लेना, तेरा अंत मेरे शिष्य द्वारा ही होगा और मैं तेरे पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। और उनके सर पर एक चोटी थी, उन्होंने उस चोटी को खोल दिया था और कहा था कि ये चोटी अब जब भी बंधेगी जब तेरे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। और ऐसा कहकर जो हमारे चाणक्य थे वे घनानंद के राज दरबार से चले गए। और जाते जाते उन्हें रास्ते में एक 4 बच्चों की मंडली दिखाई दी जिसमें चंद्रगुप्त था।
अब उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर उन चारों बच्चों के गेम को देखा कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसमें जो राजा के गुण दिखाई दिए तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिए, और यह चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाकर वहां से साथ ले गए। कौन? चाणक्य चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाकर ले गए। अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त को शिक्षित किया, और इसके बाद घनानंद का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद की मृत्यु कर दी, उसके बाद यहाँ पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? मौर्य वंश। यहाँ पर देखिए कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो यह मौर्य वंश स्थापित हुआ, जिसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और इसका शासनकाल कितना रहा पूरे मौर्य वंश का? तो 323 बीसी से लेकर 1805 बीसी तक रहा, यानी ईसा पूर्व तक रहा। पहला शासक कौन रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य रहा, जिसका शासन 322 से लेकर 329 बीसी तक रहा। सॉरी गाइस, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा। और इस टाइम जो समाज था वह क्या था? तो वह मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उत्तरी काले पॉलिश बर्तन थे, उनको क्या कहा जाता था? NBPW, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में छिद्र चिन्ह चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, जो धन का स्वरूप था, और यह व्यापार के लिए सुविधाजनक रहे जो ये सिक्के थे। और जो मौर्य काल के कारीगर और व्यापारी थे तो वे गिल्ड श्रेणी के संगठन में आते थे। यहाँ की जो शिल्प कला थी वे वंशानुगत होती थी। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ पद दिए गए थे। यहाँ पर देखिए, जो हड़प्पा के बाद दूसरा शहरीकरण हुआ उसमें लोहे के हल मिलते हैं, और वह कृषि अधिवेशन यानी कृषि के काम के लिए हमको मौर्य साम्राज्य के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। अब पद देखिए, गांव का मुख्य क्या होता था? उसको बोला जाता था भोजका। भोजका किसमें? मौर्य वंश में, ठीक है। किसानों को अपनी उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था। धनी व्यक्ति क्या? गृहपति कहलाता था, और यह वेश्य होते थे। अब यहाँ पर देखिए, जो ये बलि शब्द यानी किसी की बलि देना। राज्य को सर्वोच्च भेंट अनिवार्य थी, जिसमें क्या करते थे ये लोग? बलि देते थे। टोल टैक्स जारी किया मौर्य साम्राज्य में, जिसे शैसलिक शुल्काध्यक्ष के नाम से भी जाना जाने वाला आधिकारिक द्वारा वसूला जाता था। इसमें एक ये जो टैक्स टोल कर था ये स्टार्ट किया, जिसको इसके अकॉर्डिंग वसूला जाता था। अब वन लाइनर में देखिए, यहाँ पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। विक्रमशिला या विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राज्य यानी धर्मपाल ने की थी। अब हम मौर्य काल के कुछ स्रोत देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कौटिल्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक। विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज ने इंडिका। ये बताया जाएगा आगे कौन कौन है। बौद्धिक साहित्य इसमें क्या आता है? जातक कथाएं, दीपशंख, दीपवंश और महावंश और दिव्यदान। ये सारी इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध साहित्य में मिलता है। महावंश बृहत महानामा सिल्ही व्रतता, यानी इसमें किसका उल्लेख है? तो सिल्ही व्रतता का उल्लेख है। अल ब्रूनी इसने किताबुल हिंद लिखा। इब्न तुता इसने रहेला लिखा, और